हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, यानी सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों आपका ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट होता है, हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीन। इसमें सिविल का आपका 3rd सेमेस्टर में आता है और मैकेनिकल का 4th सेमेस्टर में, तो दोनों के लिए कॉमन है। थोड़ा सा अंतर है, तो अंतर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यदि आप सिविल से कर रहे हैं या फिर मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है ना। तो सिविल 3rd सेमेस्टर में आज हम शुरू करेंगे क्या, हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी, है ना। क्या पढ़ना है हमको, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टी यानी द्रव्यों के गुण। क्या पढ़ेंगे हम, द्रव्यों के गुण, ठीक है। अब देखिएगा, हाइड्रोलिक्स में पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन को जैसे जैसे हम शुरू करते जाएंगे, कहने का मतलब पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड, है ना। इसके बाद काइनेमेटिक, डायनेमेटिक, बहुत चीज़ है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है उसी में सारा कवर हो जाएगा। कहने का मतलब इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर है, तो आपका जैसे जैसे हाइड्रोलिक्स पढ़ते जाएंगे पूरा इंट्रोडक्शन उसी में कवर हो जाएगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया है कि सॉलिड क्या होता है। आप बचपन से पढ़ते आए हैं ना, सॉलिड क्या होता है, जो आकार, जिसका आकार और आकृति दोनों निश्चित होता है, उसके कण बहुत पास पास होते हैं, सॉलिड होता है। लिक्विड क्या होता है भाई, जिसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसके कण सॉलिड से थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, है ना। गैस क्या होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। यही सिंपल चीज़ें हैं हाइड्रोलिक्स में, ये इंट्रोडक्शन में। जैसे कि फ्लूइड, उसमें बताया फ्लूइड क्या होता है, इसको हम यहाँ बता ही देंगे अभी फ्लूइड क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन आपका हाइड्रोलिक्स खत्म होते होते सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बाकी जो हम सेकेंड चैप्टर है हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टी, यहाँ से हम चैप्टर को अपना यानी बुक को स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक्स को। अब समझिएगा, और यह है कि आपको ना डिटेल पढ़ना है और नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि हम बहुत ही डिटेल लिखवाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड मतलब होता है द्रव्य, है ना, यानी वैसा मटेरियल जिसमें बहने का गुण हो, क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। समझ रहे हैं, जिसमें क्या हो, बहने का गुण हो, उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड। जैसे कि सॉलिड कभी बहेगा, यानी जो चाक है कभी बहेगा नहीं बहेगा। तो इसके अंदर यानी जिसमें बहने का गुण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्लूइड कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, लिक्विड, है ना, लिक्विड। उसके बाद आएंगे आपके गैस, लिक्विड में वाटर, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, लिक्विड में। लिक्विड क्या है, फ्लूइड है। गैस होता है ना, कोई भी गैस ले लीजिए, गैस में भी क्या होता है, एक बहने का गुण होता है, तो गैस भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से फ्लूइड हो जाएगा, है ना। तो जब भी हम नाम लेंगे फ्लूइड का, तो आपके दिमाग में पानी या फिर लिक्विड नहीं होना चाहिए। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, सिंपल सा लिक्विड या फिर गैस। डन, अब समझिए। उसके बाद अगला टर्म दिया है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है, जायदाद, रकम, पैसा, वो वाला प्रॉपर्टीज नहीं है। ये प्रॉपर्टीज क्या है, गुण। प्रॉपर्टीज यानी गुण, सबका गुण होता है। जैसे कि समझिएगा, हम कहते हैं मेरे पास एक चीज़ है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। क्या कहते हैं, मेरे पास एक चीज़ है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा, क्या आपके पास क्या चीज़ है, मेरे पास, आप पता चल गया कौन सा चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, पानी। तो आपको पता चल गया कि मेरे पास क्या है, पानी है। तो जो टेम्परेचर होता है वो पानी का गुण होता है कि नहीं। जो टेम्परेचर होता है वो पानी का गुण होता है। सिंपल सा समझिए, प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी प्रॉपर्टीज एक ऐसी चीज़ होता है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, है ना। प्रॉपर्टीज एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे 500, 200, 300, है ना। यानी प्रॉपर्टीज एक ऐसी चीज़ है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और उस वैल्यू को देख के हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी पहचान कर पाएंगे। इसका ये शायद होता है परिणाम, और इसका पहचान कर पाएंगे, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और उस मैग्नीट्यूड को देखकर यदि हम पहचान लेंगे तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर्टी, है ना। यानी एक ऐसी चीज़, आपके पास एक ऐसी चीज़ मिले जिसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को देख कर पहचान लें तो आपको क्या कहना है कि प्रॉपर्टी है। क्या है आपका, ये प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम कहते हैं मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, समझिएगा, हम कहते हैं कि मेरे पास इसमें ना कुछ है, इस बोतल में कुछ है, क्या है नहीं पता, इसमें कुछ है, हमको क्या है हमको नहीं पता है,
लेकिन इसका घनत्व कितना है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसमें कुछ है क्या है नहीं पता, लेकिन हम आपसे कहें कि इसका घनत्व कितना है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो आपको पता चल गया कि इसमें क्या है वाटर, क्योंकि पानी का ही घनत्व कितना होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, घनत्व क्या हो गया, गुण हो गया। पानी का गुण क्या होगा, घनत्व पानी का हो जाएगा आपका गुण। समझ आ रहा है? जैसे कि हम कहें कि हम जहाँ है ना यहाँ कुछ है, समझिएगा, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ कुछ ना कुछ है ना, इस पूरे रूम में कुछ है, क्या है नहीं पता, लेकिन उसका जो दाब है ना, उसका जो दाब है वो 1.012 बार है। तो आप जानते हैं ना इतना दाब किसका होता है, वायुमंडलीय दाब है ना, यानी वायुमंडलीय वायु है ना, यानी मेरे रूम में क्या है वायुमंडलीय दाब है ना। पता चल गया दाब क्या है आपका, एक तरह से क्या कहेंगे हम, एक तरह से आपका प्रॉपर्टी है ना। माना आपको ये वैल्यू नहीं आता होगा 1000 या फिर 1 ये तो हम पढ़ते जाएंगे तो समझ आ जाएगा ना, क्योंकि मेरा टॉपिक अभी प्रॉपर्टी है, हम आपको गुण समझा रहे हैं। अभी तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं याद होगा, बस अभी समझिए। हम कहेंगे जैसे ये देखिए, आपको समझ आएगा, हम कहेंगे मेरे पास कुछ है, इसमें कुछ है, क्या है नहीं पता, लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ना उबल जाता है। आपको पता चलेगा कि नहीं, इसमें जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पानी उबलता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन उबलता है, पानी उबलता है। समझ रहे हैं? अब देखिए भाई, पर एक ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड को देख के आप पहचान जा रहे हैं, तो हम कहेंगे घनत्व पानी का गुण है। ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है और उस न्यूमेरिकल वैल्यू देख के आप समझ जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि यानी वो क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपके पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को देख के आप समझ आ गए आपको इसमें वाटर है, यानी टेम्परेचर क्या है, वाटर का प्रॉपर्टी है, क्या है आपका गुण है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यानी सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, फ्लूइड प्रॉपर्टी में सबसे पहले पढ़ेंगे, फ्लूइड प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेंसिटी, है ना। आज बस हम डेंसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ना हमको, पहला टॉपिक डेंसिटी यानी घनत्व। सबसे पहले हम आपको इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मास डेंसिटी, इसे हम क्या और कह सकते हैं, मास डेंसिटी यानी द्रव्यमान घनत्व। सबसे पहले हम वो चीज़ लिख दे रहे हैं जो आपको पता है, और जो आपको पता है वो समझिए कुछ नहीं पता है आपको। जैसे कि हम कहते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है। घनत्व को किससे दिखाते हैं हम लोग, रो से, है ना। यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मास ऑफ फ्लूइड अपान वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, है ना। आपको पता चल गया है कि नहीं, फ्लूइड मतलब सॉलिड भी है और लिक्विड भी। और समझिएगा इतना आपको पता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होगा मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब समझिएगा, अब समझिए इससे क्या हो गया, कुछ फील हुआ। हम कहते हैं घनत्व क्या है, तो आप कहेंगे घनत्व है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या कुछ फील हुआ, नहीं, आपको क्या मिलना है, फील दिलाना है। ठीक है, एक बारी में समझ आएंगे, आपको अच्छे समझ आएगा। ठीक है, समझिएगा। अब घनत्व क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है, अरे आदमी का मुंह ऐसे थोड़ी होगा, आदमी ऐसा बनता है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक आदमी है। ठीक है, इसके ये सर हो गए, पैर हो गया, एक क्या हो गया, इसका हाथ हो गया। ठीक है, अब इसको जब हम तौलेंगे तो इस आदमी का वेट कितना आया 80 किलो, है ना। आदमी का वेट कितना आया 80 किलो। अब समझिएगा, जब हम वेइंग मशीन पे जाकर अपने आप को तौलते हैं ना, तो जो वेइंग मशीन पे जो भार आता है उसमें ना 9 उसमें भार कैसे आता है, किलोग्राम में आता है, यानी उसमें 9.8 से भाग देकर वैल्यू देता है। बात को समझ रहे हैं, वो वैल्यू कैसे देता है, यानी 70 किलो 80 किलो, उसमें ना 9.8 से भाग देकर वैल्यू देता है वो, है ना। तो माना जो अभी आए हैं मेरे पास, इसको हम तौले हैं तो कितना मिला 80 यूनिट। ठीक है, तो भार क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, यही तो होता है। भार क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अब समझिएगा, इसका क्या किए, ए वाला हाथ हम काट दीजिए, ए वाला हाथ काट के इधर क्या किया, हम फेंक दिया। उसके बाद जब हम तौले हैं, वह हाथ कट गया तो रोने लगा। जब इसको हम तौले हैं तो कितना लोड आ गया, 77.5,
यानी अभी भी वो लोड क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अभी लोड क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। सिंपल समझिएगा, जब इसको टोटल तौले थे तो कितना का था, 80 किलो का। एक हाथ काट के इसका फेंक दिए, कितने का मिला, 77.5 किलो का। बताइए इसका हाथ कितने किलो का था, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए भाई, इसका हाथ कितने किलो का था। ठीक है, कितने किलो का हाथ, इसका 2.5 किलो का हाथ है ना। अब समझिएगा, मास इंटू ग्रेविटी, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अब समझिए, इसका भार कम हुआ तो क्या ग्रेविटी कम होगा, नहीं, ग्रेविटी 9.8 पहले भी था, ग्रेविटी 9.8 अब भी है, लेकिन इसका भार कम हुआ है। भार कम हुआ है तो अल्टीमेटली क्या कम हुआ है, मास कम हुआ है ना भाई। इसका भार कैसे कम हुआ, क्या ग्रेविटी कम हुआ है, नहीं हुआ है, तो क्या कम हुआ है, मास कम हुआ है। तो मास के कम होने से इसका भार कम हो गया। जबकि ये जो मास है ये किससे मिलकर बना है, ये अणु से मिलकर बना है ना, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना है ना, यानी अणु से मिलकर बना है। अणु से मिलकर क्या बना है आपका, मास यानी द्रव्यमान। ठीक है, अणु से मिलकर क्या बना है आपका, द्रव्यमान। ठीक है, यानी बाहर गए हैं, बाहर कौन सा गया, द्रव्यमान गया, बाहर कौन गया, द्रव्यमान गया। द्रव्यमान किससे मिलकर बना है, अणु से मिलकर बना है, यानी अल्टीमेटली कौन बाहर गया है, अणु। यानी द्रव्यमान किसको दिखा रहा है, अणु, और अणु किसको दिखाएगा, द्रव्यमान को। हम कहेंगे ये हाथ काट के फेंके, ये हाथ यहाँ से काट के हम फेंके, कुछ लोग सोचेंगे सर जी काट के फेंकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जादूगर नहीं है हम। ठीक है, यहाँ से क्या किया, हाथ यहाँ काट के 2.5 किलो का हाथ फेंके तो क्या गया, मास गया, लेकिन अल्टीमेटली क्या गया, अणु गया, या फिर कहिए अणु गया, या फिर कहिए मास गया। बात को समझ आ रहा है, गया तो क्या गया, अणु गया। अणु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। मास किसको दिखा रहा है, अणु को। इतना समझ आ रहा है आपको। यानी हम कह सकते हैं लोड कम हुआ, अल्टीमेटली क्या कम हुआ, मास क्या गया है, मास गया है, यानी अणु गया है। यानी हम कह सकते हैं, अब समझिएगा, यानी क्या होगा, वॉल्यूम यानी डेंसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ, समझिएगा डेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटर इन गिवन वॉल्यूम, है ना। समझिए वॉल्यूम का डिफिनीशन क्या होता है, यानी एक दिए गए आयतन में कणों की संख्या क्या कहलाता है, आपका घनत्व। एक दिए गए आयतन में कणों की संख्या क्या कहलाएगा, घनत्व। अब समझिएगा भाई, मास कम, समझिएगा क्या हुआ, मास कम होगा, समझिएगा मास कम यानी अणु कम। बाहर उसको हाथ को फेंके थे, यानी मास कम या फिर अणु कम, या अणु कम या मास कम। मास कम होने के कारण क्या हो गया, इसका मास कम होने के कारण इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि मास घनत्व के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मास कम होने के कारण उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे समझिए एक वॉल्यूम है ना, एक क्या है आपका, वॉल्यूम है। अब क्या होता है, जैसे आप जंगल के रास्ते कहीं जा रहे होंगे, कहीं जाएंगे जंगल के रास्ते, तो यदि क्या है, बहुत नज़दीक क्या है, बहुत नज़दीक पेड़ मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे, ये बहुत घना जंगल है। कैसे, क्योंकि वहाँ के पेड़ क्या थे आपके, बहुत नज़दीक थे। ठीक है, यानी बहुत नज़दीक, तो वहाँ पेड़ क्या होगा, एक तरह से अणु हो गए। अणु ज़्यादा नज़दीक हैं तो उसके घनत्व क्या होंगे, अधिक होंगे। अणु नज़दीक है तो घनत्व अधिक होंगे, समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, यानी इसमें हो गया, ये बहुत ज़्यादा अणु हो गए, है ना, दोनों का वॉल्यूम बराबर है और इसमें ज़्यादा दूर। ठीक है, तो बताइए किसका घनत्व अधिक होगा, इसका घनत्व अधिक होगा, क्योंकि इसका मास, यानी प्रत्येक का कण का जो मास है ना वो समान है, क्योंकि इसमें मास क्या होंगे, अधिक होंगे। मास अधिक होंगे तो घनत्व इसका क्या हो जाएगा, देखिए मास अधिक तो घनत्व अधिक, मास कम तो घनत्व कम। ठीक है, यानी एक दिए गए, समझिएगा एक दिए गए आयतन में कणों की संख्या क्या डिनोट करता है, घनत्व। अभी आपको सिंपल समझ आएगा। हम पूछते हैं आपसे, अभी देखिएगा, हम पूछते हैं आपसे कि आपके पास वाटर है और आपके पास सी वाटर है। सी वाटर समझ आ रहा है, समुद्र का पानी, है ना। आपके पास पानी है और समुद्र का पानी है। अब बताइए किसका घनत्व अधिक होगा। तो आप जानते हैं समुद्र का पानी को आप पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। समझिएगा, अभी देखिए कितना क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर, कि आप समुद्र के पानी को पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें नमक घुले रहते हैं। नमक किसके बने रहेंगे, नमक के जो
उसमें घुले रहेंगे, उस भी छोटे छोटे अणु से मिलकर बने होंगे। तो देखिएगा वाटर और सी वाटर में किसका घनत्व अधिक होगा भाई, जिसमें कणों की संख्या अधिक हो गया। तो ये तो सिंपल वाटर है, लेकिन ये जो वाटर है इसमें कुछ नमक के भी कण घुले रहेंगे, है ना। तो इसमें कणों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, यानी अणु की संख्या अधिक। जब अणु की संख्या अधिक तो मास अधिक, और जब मास अधिक तो उसका घनत्व अधिक, है ना। तो ये सिंपल वाटर था जो आपका प्योर वाटर है, और ये कौन सा वाटर है, ये समुद्र वाला वाटर है जिसमें नमक घुला होता है। नमक भी तो अणु से मिलकर, तो अणुओं की संख्या सी वाटर में अधिक, अणुओं की संख्या अधिक, द्रव्यमान अधिक, और जब द्रव्यमान अधिक तो उसका क्या हो जाएगा, घनत्व अधिक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब समझिएगा, हम कहते हैं आपके पास वाटर है, आपके पास प्योर वाटर है। अब बताइए किसका घनत्व अधिक। अब इसका भी जान लीजिए, इसका होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर के घनत्व। इसका होता है 1023, इसका 1023 होता है, लेकिन 1020 पर हम कैलकुलेट कर देते हैं। इसका 998 होता है एक्यूरेट। असली में वैल्यू कितना होता है पानी का घनत्व, तो 998 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, लेकिन हम कितना ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए 10। इसका 1023 होता है, लेकिन 1020 पे हम काम चलाते हैं। आपके पास वाटर है यानी प्योर वाटर है, और आपके पास इम्प्योर वाटर है। अब बताइए किसका घनत्व अधिक होगा भाई, प्योर वाटर यानी सिर्फ क्या है, शुद्ध वाटर जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं बस। लेकिन इम्प्योर वाटर में क्या होगा भाई, इम्प्योर वाटर में कुछ ना कुछ फालतू मिला है। इम्प्योर मतलब कुछ ना कुछ तो फालतू मिला है। जबकि समझिएगा आयतन क्या है, फिक्स है ना, गिवन आयतन देखिए, गिवन वॉल्यूम, सबका आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। तो इम्प्योर है, इम्प्योर वाटर में कुछ ना कुछ फालतू कण मिले हैं। जब फालतू कण मिले हैं यानी कण अधिक तो मास अधिक होंगे, कुछ ना कुछ तो मास अधिक होंगे, और जब मास अधिक होंगे तो क्या हो जाएगा, घनत्व अधिक हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको पता चल गया। हम कहते हैं एक तरफ वाटर है और एक तरफ आइस है। अब बताइए, एक तरफ पानी है और एक तरफ क्या है, बर्फ है, तो किसका घनत्व अधिक होगा। अब आप समझिए, अब इसको समझिए क्या है। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। आप ना एक बोतल ले लीजिए, है ना, एक बिसलेरी का बोतल ले लीजिए जो रेलवे स्टेशन में मिलता है। अब उसमें ना क्या करिए, पानी भर दीजिए इतना दूर तक। क्या भर देना है, वाटर। क्या भर देना है आपको, इतना दूर तक पानी भर देना है। ठीक है, इतना दूर तक पानी, और इसको क्या करना है, फ्रीजर में रख देना है। कहाँ रखना है, इतना दूर तक पानी भरने के बाद क्या करना है, उसको फ्रीजर में रख दीजिए। और जब फ्रीजर में 3-4 घंटे बाद निकालेंगे तो देखेंगे जो बर्फ़ बना रहेगा तो उसका यहाँ तक चला गया होगा। समझ रहे हैं बात को, कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक, यानी यहाँ तक तो पानी था लेकिन बर्फ़ बना है तो वॉल्यूम उसका बढ़ गया है। अब देखेंगे सिंपल सा, यदि पूरा ना पानी फ्रीज़र में रखिएगा तो क्या करिएगा, पूरा भर दीजिएगा, पूरा बोतल को भर के, और जब पानी रखेंगे ना तो बर्फ़ बनने के बाद आप देखेंगे वो ढक्कन के रास्ते कुछ बर्फ़ बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब समझिएगा यहाँ क्या है, आइस हुआ ना तो उसका आयतन बढ़ गया है भाई। जब आयतन बढ़ा तब क्या हो गया, घनत्व का मान क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। आयतन बढ़ा तो घनत्व हो जाएगा कम। आयतन किसका बढ़ा, बर्फ़ का, तो बर्फ़ का घनत्व कम, है ना, वाटर का घनत्व अधिक। आप खुद देख सकते हैं भाई, बर्फ़ है, वाटर में तैरता है कि नहीं, बड़े बड़े कितना भी बड़ा बर्फ़ हो जाए उसको पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा, तैरता रहेगा। यानी दो चीज़ यदि घनत्व डिफरेंट है तो जो भारी होगा वो अंदर चला जाएगा और जो हल्का होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सिंपल सा यही था आपका घनत्व। सिंपल समझ आया, घनत्व क्या होता है ना। फील हुआ घनत्व यानी एक दिए गए आयतन में कणों की संख्या, है ना। हाथ काट के फेंके थे तो कण फेंके थे, कण यानी अणु फेंके थे, अणु यानी मास फेंके थे, मास कम घनत्व कम। ठीक है, मास कम हुआ तो घनत्व क्या हुआ आपको मिला, दिए गए आयतन में कणों की संख्या घनत्व दर्शाता है ना, दर्शाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, है ना, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है ना। अब क्या लिखना है, अब लिखना है घनत्व इक्वल टू रो इक्वल टू द्रव्यमान यानी स्मॉल m/आयतन। ठीक है, ऐसा लिखना है।
घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। अब समझिएगा, है ना। अगला टॉपिक क्या होगा मेरा, यानी तापमान और दाब का घनत्व पर प्रभाव, है ना। तो अब क्या देखेंगे, अगला टॉपिक तापमान और दाब का किस पे प्रभाव देखेंगे, घनत्व पर प्रभाव देखेंगे। तो ठीक है, तो ज़्यादा हमको अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे तो अच्छा फील होगा। ठीक है, यानी प्रेशर बढ़ाने पर या फिर प्रेशर घटाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर या फिर टेम्परेचर घटाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हेडिंग क्या है मेरा, पिछले सेशन में डलवाए थे कि दाब और ताप का घनत्व पर प्रभाव। ठीक है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि प्रेशर बढ़ाने पर फ्लूइड के घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन समझिए, प्रेशर बढ़ाने पर फ्लूइड के घनत्व पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका पहले क्वेश्चन आएगा कि फ्लूइड में कौन सा फ्लूइड लिक्विड भी होता है, फ्लूइड गैस भी होता है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले ये जानना है गैस का। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस के दाब वृद्धि पर घनत्व का प्रभाव। ठीक है, सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, दाब यानी प्रेशर का। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, गैस में। ठीक है, समझिएगा, ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, ये क्या हो गया, सिलेंडर में लगा दिए हम पिस्टन, है ना। ये क्या हो गया, पिस्टन। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल यानी अणु है जो, है ना। अब क्या हुआ, इस पर हम प्रेशर क्या किए, बढ़ा दिए। एक प्रेशर पहले था, अब प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो पिस्टन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, है ना। जैसे पिस्टन यहाँ आया, यहाँ के मॉलिक्यूल क्या होंगे, जो कण अणु हैं वो और नज़दीक आ जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, और नज़दीक आ जाएंगे। अब समझिएगा, पहले वॉल्यूम इतना था, उसके बाद वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया। और हम जानते हैं अच्छी तरह से घनत्व क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। यही तो होता है, घनत्व क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। अब आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ घनत्व आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। और जैसे ही आयतन घटा, घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। जैसे ही आयतन घटेगा वैसे घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या कि गैस के, है ना, दाब वृद्धि से गैस का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको कि एक सिलेंडर लेंगे, उसमें पिस्टन लगा रहेगा, है ना। उसके बाद कुछ देर बाद हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो इस सिलेंडर में वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और हमें जानते हैं कि वॉल्यूम कम होने से घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम घनत्व क्या होता है आपका, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, दाब वृद्धि से गैस का घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। अब समझिएगा, ये तो गैस का था, लेकिन लिक्विड का क्या होगा, है ना। लिक्विड के दाब वृद्धि से घनत्व का प्रभाव, है ना। जब अब वही सिलेंडर रहेगा, अब क्या है आपका, वही सिलेंडर, अब वही पिस्टन, अब इसमें क्या भर दिए, लिक्विड भर दिया। अब इसमें क्या भर दे रहे हैं आप, लिक्विड, वाटर भर दिए, मान लीजिए कुछ भी भर दीजिए, यानी लिक्विड होना चाहिए, है ना। क्या भर दिए आप, लिक्विड भर दिए। ठीक है, यानी ये क्या है, अब लिक्विड है। अब बताइए, जब प्रेशर P था, उसके बाद जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या पिस्टन अंदर आएगा, तो लिक्विड में, अब जानते हैं लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी असंपीड्य होता है। द्रव क्या होता है आपका, असंपीड्य होता है, यानी वो दबता नहीं है। दबता तो है लेकिन इतना कम दबता है कि उसको क्या मानते हैं हम, नगण्य मानते हैं। 0.5% इसमें वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, 0.5%, है ना। 1% भी नहीं, आधा % चेंज होता है। और कोई भी वैल्यू जब 5% से कम चेंज होता है ना, तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं। 5% से कम चेंज होता है तो नगण्य मान लेते हैं। ये तो 0.5% चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी द्रव क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी असंपीड्य होता है। द्रव अपने आयतन में परिवर्तन नहीं करता है, पढ़े होंगे। द्रव किस में परिवर्तन करता है, बस अपने आकार में परिवर्तन करता है। अब बताइए, जब इस पर प्रेशर लगाए तो वॉल्यूम थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो कण जितना थे उतना ही उतने वॉल्यूम में रहेंगे। तो लिक्विड के में दाब वृद्धि से घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है।
क्या रहता है आपका, अपरिवर्तित रहता है, यानी घनत्व तो क्या होता है, नहीं बदलता है। जबकि गैस में दाब वृद्धि से घनत्व तो क्या हो गया था, बढ़ गया था, क्योंकि गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल। सारे के सारे गैस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अब देखेंगे क्या हम, घनत्व हो गया, अब क्या देखेंगे हम कि गैस में ताप वृद्धि से घनत्व पर प्रभाव। ठीक है ना। अब देखिए, यदि फिगर ऐसा बना आप एग्जाम में लिख देंगे तो क्या एग्जामिनर नंबर काटने वाला है, नहीं काटने वाला। फिगर का ना काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, समझिएगा। अब है गैस में तापमान वृद्धि से घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब समझिए, अब गैस है तो अब जानते हैं इसको हम देखिए फार्मूलेस कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV=mRT होता है, PV=mRT। ठीक है, यहाँ से यदि V को नीचे लाए तो क्या लिख सकते हैं, P=m/V/RT। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा, ρRT। भाई घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन ही तो होता है, दिखाई तो दे रहा है ना। घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि घनत्व यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, घनत्व P/RT, यानी हम लिख सकते हैं घनत्व किसके, तापमान के क्या है आपका, व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ से पता चल गया ना, यानी तापमान वृद्धि से घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका, गैस का। समझ आ रहा है, कितना आसान है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम लिखेंगे क्या होगा, आइडियल गैस कंडीशन से हम जानते हैं ऐसा करके कि तापमान के वृद्धि करने से हमको पता चल रहा है कि तापमान के वृद्धि करने से गैस का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि घनत्व क्या होता है, तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका, गैस का। आसान है। ठीक है, अब क्या हो रहा है आपका, बच रहा है लिक्विड का, है ना। यानी लिक्विड में ताप वृद्धि से घनत्व पर प्रभाव। ठीक है, लिक्विड में ताप वृद्धि से घनत्व का प्रभाव। अब समझिएगा, अब लिक्विड में ताप वृद्धि से घनत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मान लेते हैं हम क्या है, कुछ भी ले लीजिए, बीकर वगैरह कुछ भी, इसमें क्या है, लिक्विड। अब बताइए, यदि इसमें गैस हम भरते तो क्या गैस रुकता, नहीं रुकता ना। गैस क्या हो जाता है, वहाँ से उड़ जाता है कि नहीं, क्योंकि गैस क्या हो जाता है, उड़ जाता है, क्योंकि उसके बीच में मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होता है ना, वो काफ़ी वीक होता है। ठीक है, अब समझिए, ये पानी है, ये उड़ता तो नहीं है, ऐसा रुका रहता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के मध्य ना आपस में प्रत्येक कण आपस में क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं, है ना, जिसे हम कोहेजन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कोहेजन फोर्स। अभी नहीं जानते होंगे, आगे जैसे कि यदि आप पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो आगे इसी चैप्टर में हम कोहेजन फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोहेजन फोर्स द्वारा यानी एक कण दूसरे कण से क्या हो रहते हैं, बंधे रहते हैं, इसलिए उड़ता नहीं, बॉन्डिंग बनाए रहते हैं। अब इसी के नीचे क्या लगा देंगे हम, आग लगा देंगे। अब आग लगा देंगे से क्या होगा, आग लगाने से उसके क्या होगा, बॉन्डिंग टूट जाएंगे। प्रत्येक कण जो एक दूसरे से बंधे हुए उसके अंदर का बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बॉन्डिंग टूटने से क्या हो जाएगा, इसके थोड़ा सा आयतन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड कमजोर हुए तो ये उड़ना चाहेगा, लेकिन इतना भी तो गैस इतना तो कमजोर नहीं हुआ है। जब इसको गैस बना देंगे तब उड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कमजोर होगा, उड़ना चाहेगा, इसलिए उसका आयतन क्या हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब आयतन बढ़ा तो आप जानते हैं घनत्व क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, यानी आयतन बढ़ने से घनत्व क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि लिक्विड का तापमान बढ़ाने से घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। लिक्विड के तापमान बढ़ाने से घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड का तापमान बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा। यानी हम पूरा टोटल देखें तो सिर्फ आपका गैस जो हो रहा है, गैस का दाब बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ रहा है ना, जो हम सबसे पहले देखे थे। गैस का दाब बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ा था, लिक्विड का दाब बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था घनत्व पे, जबकि तापमान बढ़ाने से गैस के और लिक्विड के डेंसिटी क्या हो रहा है, दोनों के कम हो रहा है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि अब समझिए एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आपका। अब तेल भराने चाहिए, है ना। अब दिन में जाइए, देखिएगा, आप दिन में जाइए और रात में जाइए, गए कहाँ, पेट्रोल टंकी पे। कहाँ जाएंगे, पेट्रोल टंकी पे। पेट्रोल टंकी पे गए, कहे कि 200 रुपये का भाई तेल डाल दो। कितने का, 200 रुपये का। जबकि कै रुपये लीटर है आपका, 100 रुपये लीटर है, तो कितना लीटर डाल देगा, 2 लीटर, है ना। कै रुपये लीटर है आपका, 100 रुपये लीटर है,
है ना। 1 लीटर कितने का मिल रहा है, 100 रुपये का। दिन में गए, अब समझिएगा दिन में पेट्रोल डलवाने पे और रात में पेट्रोल डलवाने पे क्या फ़र्क पड़ता है। दिन में गए 200 रुपये का पेट्रोल डलवाए, 2 लीटर डाल दिया क्योंकि पेट्रोल 100 रुपये लीटर है। रात में गए कितने रुपए का डलवाएंगे, 200 रुपये का। कितना डालेगा, 2 लीटर। लेकिन अब समझिएगा, जब दिन में डलवाए हैं तो दिन का जो टेम्परेचर है ना वो क्या है, अधिक है। किसके अपेक्षा, रात के टेम्परेचर के अपेक्षा। भाई दिन का टेम्परेचर अधिक है किसके अपेक्षा, रात के अपेक्षा। तो दिन का टेम्परेचर अधिक है तो घनत्व दिन में क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। रात में घनत्व क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि किसकी हम तुलना कर रहे हैं, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। रात में टेम्परेचर क्या है, सॉरी देखिए गलत लिख रहे हैं, हाँ, दिन में टेम्परेचर अधिक है, रात में टेम्परेचर क्या है, कम है। तो दिन में टेम्परेचर अधिक तो उसका घनत्व क्या, जो आपके पास डीजल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, उसका घनत्व क्या मिलेगा, कम मिलेगा। दिन में घनत्व कम मिलेगा, रात में घनत्व क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, क्योंकि रात में दिन के अपेक्षा घनत्व कम रहता है। अब समझिएगा, जब घनत्व क्या हुआ आपका, समझिए घनत्व कम मिला, घनत्व कम मतलब क्या, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, क्योंकि तब भी 2 लीटर है, अभी भी 2 लीटर है। वॉल्यूम क्या है, कम, दोनों में सेम है। बगल में अब रो रहा है सब, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा दोनों वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। घनत्व घटा यानी मॉलिक्यूल यानी मास घटा, समझिएगा। घनत्व घटा यानी मतलब मास घटा। और मास किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल को। किसको इंडिकेट करता है, अणु को। यानी घनत्व घटा यानी मास घटा, मास घटा मतलब अणु घटा, अणु की संख्या यानी कणों की संख्या घट गई। अब यहाँ समझिएगा, रात में घनत्व बढ़ा, रात में क्या हो गया, घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया, यानी मास बढ़ा होगा। भाई मास बढ़ा होगा तभी तो घनत्व बढ़ा, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों में कांस्टेंट है। यानी मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे आपके, बढ़ गए। अब समझिएगा, जो आपके बाइक रहता है, जो आपका बाइक रहेगा, बाइक में क्या होता है, ईंधन का यानी फ्यूल का, पेट्रोल का क्या होता है, दहन होता है ना। फ्यूल का क्या होता है, दहन। फ्यूल जलता है तो क्या जलता है, इसके कण ही तो जलेंगे, मॉलिक्यूल ही तो जलेंगे। मॉलिक्यूल के छींटे पड़ते रहते हैं, जलता रहता है, तो मॉलिक्यूल जलेंगे। और मॉलिक्यूल कब ज़्यादा मिल रहे हैं, जब आपका घनत्व अधिक रह रहा है, यानी रात में अधिक घनत्व तो मॉलिक्यूल अधिक मिलेंगे, है ना। तो दहन आपका अधिक होगा, दहन अधिक होगा तो आपका बाइक का एवरेज क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। ये क्या है आपका एक्चुअल फील आपका हुआ होगा, है ना। ये आपका ब्यूटी है किसका, डेंसिटी का। तो डेंसिटी अभी तो हम इतना खेल जाएंगे, डेंसिटी में 2-3 क्लास और ले सकते हैं, लेकिन क्या कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ आपको समझ आया कि आपको वॉल्यूम सेम था, घनत्व बढ़ा। घनत्व कैसे बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम था, मास बढ़ा होगा। मास कैसे बढ़ेगा, मास मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, तो मॉलिक्यूल बढ़ा। और दहन क्या होता है, मॉलिक्यूल को होता है। इसलिए दिन की अपेक्षा रात में पेट्रोल डलवाने पे अधिक मिलेगा, नहीं, अधिक नहीं मिलता है, कणों की संख्या अधिक होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कंवेंशन में एवरेज आपका बढ़ जाएगा। पेट्रोल अधिक नहीं मिलेगा, डेंसिटी अधिक मिलेगा, जिससे कणों की संख्या अधिक मिल रही है, ठीक है। वेट डेंसिटी यानी वेट डेंसिटी, इसका एक और नाम है स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। यानी भार घनत्व, या फिर इसे हम कहेंगे अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। क्या नाम है इसका, भार घनत्व या फिर अपेक्षिक घनत्व। इससे पहले हम कुछ डेंसिटी को हम समझ लेते हैं। डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो कुछ मेरे पास मटेरियल है, उसका डेंसिटी आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना मिलेगा, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी ऑफ मरकरी यानी पारे का डेंसिटी 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी ऑफ एयर का कितना मिलेगा, 1.21 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना मिलेगा, 800 से लेकर 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितना मिल जाएगा, 750 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ डीजल कितना मिलेगा, 100 जोड़ देंगे पेट्रोल में, 850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इतना छूट गया था, पिछले वीडियो हमको लग रहा था कुछ छूट रहा है, तो यही छूट गया था डेंसिटी विभिन्न मटेरियल का, है ना। इतना नोट डाउन करिए। आज हम क्या पढ़ेंगे, वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। तो इन सब का यूज आएगा उसमें, ठीक है।
चलिए देखते हैं। अब देखिए वेट डेंसिटी, जैसे मास डेंसिटी क्या देखे थे, मास डेंसिटी मास अपान वॉल्यूम है ना। तो वेट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल डब्लू से। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डब्लू से। तो क्या होगा कि स्मॉल डब्लू इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड अपान वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, है ना। यानी क्या इसका हिंदी हो जाएगा, यानी द्रव्य का भार अपान द्रव्य का आयतन, है ना। क्या हो जाएगा आपका, द्रव्य का भार अपान द्रव्य का आयतन। समझ रहे हैं। घनत्व या फिर मास डेंसिटी में क्या था, मास अपान वॉल्यूम। इसमें क्या है आपका, वेट अपान वॉल्यूम। क्या कर सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, वेट क्या होता है आपका कैपिटल डब्ल्यू, अपान वॉल्यूम क्या हो जाएगा भी। ठीक है। अब वेट क्या होता है, वेट मिल जाएगा आपका, वेट क्या होगा mg, है ना, अपान नीचे हो जाएगा v। ठीक है ना। आप याद करिए, अभी कर रहे थे डेंसिटी का यूज आएगा मास अपान वॉल्यूम, मास अपान द्रव्यमान अपान आयतन। क्या होता है आपका, घनत्व होता है, रो होता है, इंटू क्या मिल जाएगा आपका g, है ना। समझ आ रहा है। यानी वेट डेंसिटी किसका गुणनफल होगा, मास डेंसिटी और ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी का होगा आपका, ग्रेविटी का आपका प्रोडक्ट क्या बनाएगा आपका, वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। क्लियर है। अब समझिएगा इसका यूनिट इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट देखना है हमको, यूनिट देखना है किसका, स्मॉल डब्लू का। तो इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। पीछे देखे थे अभी, जी का मात्रक क्या होता है भाई, त्वरण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब कुछ चीज़ देखिए आप, जैसे कि फोर्स क्या होता है, यम इंटू ए, यम का मात्रक किलोग्राम, ए का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए कहीं मिल रहा है क्या ये चीज़, देखिए इतना, है ना। और फोर्स को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, मात्रक न्यूटन कहते हैं, है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, इसका मात्रक न्यूटन अपान मीटर क्यूब दिख रहा है ना। क्या मात्रक हो जाएगा आपका, न्यूटन इंटू मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके ऊपर नहीं लिखना है, इधर तो हमको लग रहा है पूरा लिखना पड़ेगा। इधर दिख नहीं रहा क्या, हाँ ठीक है, इधर पूरा है। समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, समझ आया। भार घनत्व तो क्या है आपका, या फिर घनत्व फ्लूइड का भार अपान फ्लूइड का आयतन। फ्लूइड का भार क्या होता है, W, आयतन भी। W भार इजकल टू क्या होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे W इजकल टू मिलेगा आपको mg, है ना, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो mg और m अपान v क्या कहते हैं, रो होता है, रो इंटू जी। स्पेसिफिक वेट क्या मिलेगा, रो इंटू जी। अब कुछ चीज़ का क्या निकालना पड़ेगा आपको, स्पेसिफिक वेट निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम कहते हैं, यहाँ लिखा दें, चलिए इसको मिटाते हैं। हम कहें स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, यानी वाटर का स्पेसिफिक वेट निकालिए, स्मॉल डब्लू वाटर का स्पेसिफिक वेट। कुछ नहीं करना है आपको मेरे भाई, रो इंटू जी। किसका रो, वाटर का। किसका रो, वाटर का। वाटर का रो आपको पता है 1000, है ना। जी का मात्रक 9.81 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, गुणा कर लीजिए। हम कहते हैं कि निकालिए आप स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी, पारे का स्पेसिफिक वेट। इन स्मॉल डब्लू पारा का सिंबल Hg लिख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। रो किसका, पारे का रो। पारे का रो 13.6 गुणे 10/3 गुणे, है ना, ये तो रो है आपका 9.81 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा आपका। इसी तरह आप किसी का भी, हम जितना लिखे थे कि स्पेसिफिक वेट ऑफ पेट्रोल, कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं ना। स्पेसिफिक वेट ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा, बस आपको रो जी आना चाहिए। रो पेट्रोल का रो कितना होता है 750, जी का मान 9.81 मात्रक न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, है ना। तो किसी भी चीज़ का आप घनत्व तो आपको याद करना पड़ेगा, घनत्व तो आपको याद करना पड़ता है। अभी जस्ट हम याद करवाए थे, है ना। और जी आपको पता है, याद ही नहीं करना, 9.81 या फिर 10 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हुआ आपका दूसरा प्रॉपर्टी, वेट डेंसिटी। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे हम, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। दूसरा प्रॉपर्टी अभी हम क्या पढ़े हैं,
वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। अब हमको पढ़ना है अगला स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अब? स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी अपेक्षिक घनत्व या फिर गुरुत्व कहते हैं। अपेक्षिक गुरुत्व भी से हिंदी देख लीजिएगा, अपेक्षिक गुरुत्व कहेंगे। अब देखिएगा ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? यस से या फिर जी से, लेकिन हम इसको लिखेंगे इस तरह यस जी आर, ठीक है। कैसे लिखेंगे? यस और जी आर, यस या फिर जी से डिनोट करते हैं। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये क्या करता है ना, कंपेयर करता है। क्या करता है? दो चीज़ों का कंपेयर करता है। अब कंपेयर कैसे होगा? जैसे कि हम एक टीचर हैं तो मेरा कंपेयर किसी डॉक्टर से थोड़ी कर देंगे कि टीचर बढ़िया पढ़ाता है, डॉक्टर ऑपरेशन ख़राब करता है। जब भी कंपेयर करेंगे तो दो सेम मटेरियल का कंपेयर करना है ना, दो समान चीज़ों का कंपेयर करना है, ठीक है। अब पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अब सेकेंड ईयर में है तो आप सेकेंड ईयर के लड़के से कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है पॉलिटेक्निक है तो आप मेडिकल के, पॉलिटेक्निक तो बीटेक्स, है ना। तो कंपेयर कैसे किया जाता है? किसी मतलब हमेशा दो समान चीज़ों का कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे कि जो क्रिकेट खेल रहा है, कोई नया बैट्समैन से गया तो क्रिकेट खेलेगा तो किससे कंपेयर करेंगे? जो सबसे अच्छा खेलता है उसी से कंपेयर करेंगे। यानी कंपेयर किसी आदमी का, मेरा कंपेयर होगा तो एक ऐसे टीचर से कंपेयर होगा जो सबसे अच्छा पढ़ाता हो, है ना। आप कंपेयर करेंगे, अब ज़्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं तो किससे ज़्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं? जो आपके क्लास में सबसे अच्छा लड़का होगा, है ना। कहने का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है आपका? वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना। कहने का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है? द्रव्य का भार घनत्व अपान मानक द्रव्य का भार घनत्व। क्या हो जाएगा आपका? द्रव्य का भार घनत्व और मानक द्रव्य का भार घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। अब बताइए क्या इसका कोई मात्रक होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी का दो समान चीज़ों का कभी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसके फार्मूले के रूप में, यानी रो इंटू जी। मेरे भाई भार घनत्व तो यही होता है, रो इंटू जी, लेकिन किसका? फ्लूइड का अपान रो इंटू जी। नीचे भी तो भार घनत्व है, लेकिन किसका? स्टैंडर्ड फ्लूइड का, है कि नहीं। अब जी तो क्या रहेगा आपका? जी तो सेम ही रहता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या मिल जाएगा? यानी रो किसका? फ्लूइड का अपान रो स्टैंडर्ड फ्लूइड का, है ना। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और फार्मूला मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? कि फ्लूइड का घनत्व, यानी द्रव्य का घनत्व अपान स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड यानी मानक द्रव्य का घनत्व, है ना। दो फार्मूले मिले आपको, है ना। इंग्लिश क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब फिर समझेंगे कि भाई फ्लूइड का हम हर जगह क्या लिख रहे हैं? फ्लूइड। लेकिन फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं? फ्लूइड तो हम जानते हैं, यानी द्रव्य कितने प्रकार से हम जानते हैं? दो प्रकार से, है ना। ये तो सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपसे कि जब भी द्रव्य का नाम लेना है यानी फ्लूइड का, तो फ्लूइड जिसमें बहने का गुण हो, वो सॉलिड भी होगा, वो लिक्विड भी होगा, वो गैस भी होगा। तो लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। लेकिन लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे? क्या लेते हैं हम लोग? वाटर। लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे? वाटर। जबकि गैस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे हम लोग? एयर। गैस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे हम लोग? एयर, ठीक है। वाटर का घनत्व तो आप जानते हैं 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और इसका घनत्व होता है
सब लिखवा चुके हैं ना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1.21 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब समझिएगा, यानी अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको भूल जाइए अभी, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं। हाइड्रोलिक्स में 90-95% हम किसको डील करने वाले हैं, लिक्विड को। गैस का स्टडी हम बहुत कम करेंगे, ठीक है। तो 90-95% लगभग हम पूरे हाइड्रोलिक्स में किसका स्टडी करेंगे, डील करेंगे, हम किस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, लिक्विड पे। तो हम कह दें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपान डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, है ना। क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। अब लिक्विड आप जानते हैं क्या होता है, स्टैंडर्ड लिक्विड क्या होता है आपका, वाटर होता है ना। तो इसके जगह क्या लिखेंगे आप, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपान, इसको रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड लिक्विड। या फिर इसको लिख सकते हैं आप स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपान डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब वाटर का जो घनत्व होता है ना, वो कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये क्या है आपका, वाटर का घनत्व। लेकिन ये वाटर का ना मैक्सिमम घनत्व होता है, ये वाटर का कौन सा होता है, मैक्सिमम घनत्व। लेकिन मैक्सिमम घनत्व आप जानते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे मिलता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो क्या होगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ वाटर, हम किससे तुलना कर रहे हैं, वाटर से, 4 डिग्री सेल्सियस पे, जो हमको 1000 घनत्व मिलता है ना। तो हम किससे तुलना करेंगे, जब भी लिक्विड की बात आएगा तो हम किससे तुलना करेंगे, वाटर से। जब भी गैस का आएगा किससे तुलना करेंगे, एयर से। हम कह दें कि पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, पारे का, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे बताना हमको, पारे का। तो ऊपर फ्लूइड है ना, ऊपर हमको जिसका ज्ञात करना है उसका डेंसिटी चाहिए। तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ पारा, है ना, Hg अपान क्या लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पारा क्या है आपका, लिक्विड है। पारा क्या है आपका, लिक्विड, तो लिक्विड से तुलना। अब इसका कितना है, 13.6 × 10⁻3, है ना। डेंसिटी पारा का उतना ही होता है, अपान वाटर का डेंसिटी कितना है, 10⁻3। तो कितना मिल जाएगा, 13.6। कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि सेम चीज़ है। हम कहे डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करिए, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करिए किसका, डीजल का। तो कहेंगे सर घनत्व तो लिख दीजिए डीजल का, और नीचे घनत्व तो लिख दीजिए वाटर का। तो डीजल का घनत्व 750, वाटर का घनत्व 1000। तो क्या हो जाएगा, 0.75। ये क्या हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व किसका, डीजल का, है ना। डीजल का तो 850 होता है भाई, पेट्रोल का 750, डीजल, हाँ ठीक है। पेट्रोल पतला होता है ना, तो 0.85 हो जाएगा। देखिएगा पीछे ना लिख दिया हूँ, ठीक है। फिर एक बार लिख रहे हैं कि पीछे का तो हम भूल कर लिख दिए हो ना, तो उसको सही कर लीजिएगा। पेट्रोल का घनत्व तो कितना होता है, 750, और डीजल का 850, है ना। मात्रक दोनों का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अब समझिएगा, ऊपर यदि कोई लिक्विड की जगह क्या आ जाए, जैसे हम कह दें डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम किससे तुलना करने लगेंगे, हम किससे तुलना करेंगे, गैस से। और गैस में स्टैंडर्ड क्या होता है आपका, एयर, जिसका घनत्व कितना होता है, 1.21, ठीक है। जैसे कि अब देखिए, यदि हम यहाँ से निकालना चाहें क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। हम कह दें एक द्रव का अपेक्षित घनत्व, एक द्रव का अपेक्षित घनत्व 13.6 है, तो घनत्व ज्ञात करिए, तो घनत्व ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, है ना, आपको पता है, कह रहा है कि एक द्रव का अपेक्षित घनत्व 13.6 है, तो घनत्व ज्ञात करिए। यहाँ से देखिए तो अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा, 13.6।
तो यही तो हमको ज्ञात करना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, द्रव का घनत्व। अब कौन सा द्रव है नहीं पता आपको, तो 13.6 यानी द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व। और अपेक्षित घनत्व में नीचे जब द्रव आ गया तो नीचे डेंसिटी किसका आएगा, वाटर का आएगा, है ना, तो 1000। तो द्रव का घनत्व कितना मिल गया, द्रव का घनत्व कितना मिल गया, 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब मिल जाएगा आपको। अब समझिएगा, कहने का मतलब किसी भी द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए अपेक्षित घनत्व गुणे 1000 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, ठीक है। द्रव का घनत्व हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन गैस का घनत्व ज्ञात करने के लिए अपेक्षित घनत्व, है ना, इस पे हम बहुत डील करने वाले हैं, अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। हम कहेंगे ऐसा किए थे तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ हम ऐसा किए थे, ऐसा नहीं कि हाँ किए थे भूल गए कहाँ, ठीक है। एक एक चीज़ याद रखिएगा, गैस का घनत्व अपेक्षित घनत्व गुणे 1.21 से गुणा करेंगे। किससे हम गुणा करेंगे, 1.21 से, ठीक है। तो आज क्या कंप्लीट हुआ आपका, आज 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्या ये 2 प्रॉपर्टीज आप कंप्लीट हुआ, किसका वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। आगे हम देखेंगे यही चैप्टर थोड़ा ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन है ना, तो इस चैप्टर में थोड़ा अच्छे मतलब कि थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे, क्योंकि अभी छोटी छोटी चीज़ों को अभी आप सीखिए, ठीक है ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी अपेक्षिक आयतन, है ना। अब देखिएगा, जैसे हम देखे थे डेंसिटी, उसके बाद देखे थे वेट डेंसिटी। ये डेंसिटी 2 प्रकार से पढ़े थे हम, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी। वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमको मिलेगा 2 प्रकार से, मास स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्या मिलेगा, मास स्पेसिफिक वॉल्यूम, और मिलेगा आपका वेट स्पेसिफिक, क्या मिलेगा आपका, वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। क्या मिलेगा आपको, मास स्पेसिफिक वॉल्यूम और वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान अपेक्षिक आयतन और भार अपेक्षिक आयतन, ठीक है। क्या मिलेगा आपका, द्रव्यमान अपेक्षिक आयतन और भार अपेक्षिक आयतन। हम सबसे पहले किसको देखेंगे, मास स्पेसिफिक वॉल्यूम का, है ना। तो देखिए मास स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अब हिंदी लिख लीजिएगा, अपेक्षिक यानी द्रव्यमान अपेक्षिक आयतन। नाम में क्या है आपका, मास स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी एकांक द्रव्यमान के आयतन को क्या कहते हैं, मास स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। मास है तो एकांक डेफिनेशन आप लिख लेंगे, एकांक द्रव्यमान को आयतन को क्या कहेंगे, द्रव्यमान अपेक्षिक घनत्व, है ना। दूसरा होता है आपका वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम। एक क्या होगा आपका, एकांक भार के आयतन को, कितना आसान है, देख रहे हैं, एकांक भार के आयतन को क्या कहेंगे हम, एकांक भार के आयतन को क्या कहेंगे, भार अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। तो हम किसी एक को ले रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। अब समझिएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मास स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, एकांक द्रव्यमान के आयतन को कहेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब जानते हैं मास डेंसिटी। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब पर किलोग्राम, एक है आपका यूनिट, है ना। हम कहते हैं मास डेंसिटी क्या होता है, तो आप कहेंगे एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मास डेंसिटी, है ना। यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मास स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू क्या कह सकते हैं, मास डेंसिटी इक्वल टू कितना मिलता है, 1। कैसे, क्योंकि मास स्पेसिफिक वॉल्यूम V/m और मास डेंसिटी m/v, तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, मिल जाएगा, है ना। तो आपके ना ये आएगा, कहेगा कि घनत्व और
अपेक्षिक आयतन, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मास डेंसिटी को मास डेंसिटी थोड़ी बोलेगा, वो सिर्फ क्या बोल देगा, डेंसिटी। मास स्पेसिफिक वॉल्यूम को वो मास स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं बोलेगा, वो सिर्फ सिंपल क्या बोलेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम का प्रोडक्ट यानी गुणनफल कितना आता है आपका, 1 आता है। कितना आएगा आपका, 1 आएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ें। अब हमको पढ़ना है ससंजन असंजन, इनकोहेशन यानी ससंजन, है ना, ससंजन। तो होता है आपका एक ही पदार्थ के दो कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कोहेजन कहते हैं। क्लियर है भाई। एक ही मटेरियल है ना, एक ही मटेरियल है, उसके दो मॉलिक्यूल के मध्य क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। उसे हम क्या कहेंगे, कोहेजन फोर्स, ठीक है। सॉरी, उसे क्या कहेंगे हम, कोहेजन कहेंगे। अब समझिएगा, जैसे कि वाटर है और एक वाटर है ना। अब समझिए, जो पानी रहता है ना, जो पानी रहता है, ये पानी क्या होता है, किसी बर्तन में आप पानी रखें तो बर्तन उड़ तो जाता नहीं है। बर्तन में पानी रहता है, ऐसा तो नहीं रखते ही उड़ जाता है। तो क्यों उड़ जाता है, क्योंकि उसके जो कण होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, है ना। समझिएगा, एक पदार्थ के, है ना, एक पदार्थ के या फिर किसी एक पदार्थ के दो कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं, कोहेजन, है ना। क्या कहेंगे, कोहेजन कहेंगे। अब कोहेजन फोर्स, जिस बल के कारण वो बंधे रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, कोहेजन फोर्स। तो पानी उड़ तो नहीं जाता है ना, रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि दो कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल। दो कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है ना। अब समझिएगा, तो वाटर है ना, एक दूसरे के बीच में क्या लगा देते हैं, फोर्स ऑफ कोहेजन द्वारा वो रुके रहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। तो एफ मतलब फोर्स, सी मतलब कोहेजन। जैसे पारा है और पारा है, तो इन दो कणों के मध्य क्या लगेगा आपका, कोहेजन फोर्स। किन्हीं दो कणों, एक ही पदार्थ के दो कणों के मध्य, है ना। जैसे ए क्या है आपका, मार्कर है, तो इसी दो कणों के मध्य जो आकर्षण बल है उसे क्या कहेंगे, कोहेजन, ठीक है। अब एडहेशन क्या है, आसंजन कह रहा है किसी दो पदार्थों के मध्य लगने वाला किसी दो पदार्थों के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल एडहेशन कहलाता है ना। लगने वाला आकर्षण बल एडहेशन कहलाता है। तथा समझ हो गया ना। अब समझिएगा, जैसे कि समझिए, जैसे एक मटेरियल आपका क्या था, एक मटेरियल आपका बोर्ड था और दूसरा मटेरियल क्या लग गया, हाँ, मेरा मार्कर का इंक। अब किसके कारण जो एक काला काला इंक है वो बोर्ड पे किस कारण से रुका हुआ है, क्योंकि बोर्ड का कण और इसके इंक का कण एक दूसरे के आकर्षण बल द्वारा चिपके हुए हैं। आकर्षण बल नहीं लगता तो नीचे गिर गया होता या उड़ गया होता। बात समझ रहे हैं। तो डिफरेंट मटेरियल के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ससंजन बल। क्या कहेंगे, ससंजन बल, है ना। जैसे कि वाटर है और ग्लास है, शीशा है ना। तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा उसे कहेंगे एडहेशन बल। क्या कहेंगे, एडहेशन फोर्स। जैसे कि पारा है और ग्लास है ना, शीशा है, तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे हम, एडहेशन बल, है ना। जैसे देखेंगे आप कि अब आप बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी रख करके पानी पूरा गिरा दीजिए, तो क्या देखेंगे आप कि बर्तन पे थोड़ा थोड़ा पानी सटे रहते हैं। तो पानी का अलग कण हो गया, बर्तन का अलग कण हो गया, तो दो अलग अलग पदार्थ के अलग अलग कण आकर्षण बल द्वारा क्या रहते हैं, सटे रहते हैं। अब समझिएगा, क्लियर है। तो आसान है ना। किन्हीं दो कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या, एक ही पदार्थ के दो कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कोहेजन कहते हैं।
तथा दो अलग अलग पदार्थों के, दो अलग अलग कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, एडहेशन। याद रखिएगा दोनों में आकर्षण बल ही लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें आकर्षण लग रहा है इसमें प्रतिकर्षण लग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में क्या लग रहा है, आकर्षण ही लग रहा है। इसमें क्या है कि एक ही पदार्थ के, जैसे पानी पानी, पारा पारा, इसमें वाटर ग्लास या फिर पारा और ग्लास है ना, तो दोनों में आकर्षण बल ही लग रहा है। लेकिन ये एक ही मटेरियल के दो कणों के बीच, ये क्या है, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग कणों के बीच है ना। अब हम पूछ रहे हैं, मिटाने वाला है तो हाथ से क्यों मिटाएंगे भाई, समझिए। जैसे हम कह दें वाटर है और क्या है आपका, वाटर है ना, एक इसके मध्य कौन सा फोर्स लगेगा, आप कहेंगे अभी बताए थे कोहेजन फोर्स। हम कहे पारा है और पारा है, तो इसके मध्य कौन सा फोर्स लगेगा, तो आप कहेंगे कोहेजन फोर्स। ठीक है, समझिएगा। हम कह दें वाटर है और क्या मिलेगा आपको, और ग्लास है, पारा है और क्या है आपका, ग्लास है ना। तो इन दोनों के मध्य क्या मिलेगा, एडहेशन फोर्स। क्या मिलेगा आपका, एडहेशन फोर्स। ये सबको पता है क्योंकि दो अलग अलग कण हो गया। लेकिन किसका एडहेशन फोर्स अधिक होगा, है कि नहीं, क्वेश्चन आएगा ना, कोई दोनों एडहेशन फोर्स लगाएगा तो किसका एडहेशन फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। तो किसका होगा आपका, वाटर का एडहेशन फोर्स क्या होगा, क्या होगा आपका, वाटर का एडहेशन फोर्स पारा के एडहेशन फोर्स से अधिक होगा। अब कहेंगे कैसे, क्योंकि पारे को जब किस में रखेंगे आप, पारे को बर्तन में रखेंगे और पानी को बर्तन में रख के दोनों को गिरा दीजिए, तो जो उस बर्तन के किनारे पे है ना पानी के कण चिपके रहेंगे, लेकिन पारा नहीं चिपकता है। जब पारा नहीं चिपका, किससे पारा नहीं चिपका, बर्तन से, यानी पारे का एडहेशन फोर्स क्या है आपका, कम है। वेट ए मिनट, फोन आ रहा है ना। तो पारे का एडहेशन फोर्स क्या है, समझिए। जैसे क्या है, एक में क्या रखना है आपको, पानी रखना है, और दूसरे में क्या रखिए आप, पारा रख दीजिए। अभी दोनों को ना गिरा दीजिए भाई, क्या हुआ, ये दोनों को हम क्या क्या गिरा दिए। तो वाटर का ना, वाटर के कण सटे रहेंगे, वाटर के कण ना बर्तन में क्या रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सटे रहेंगे। पारे को गिराइए तो पारा के कण बर्तन में एक भी नहीं सटेंगे, पारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इससे नहीं सटा, क्यों नहीं सटा, क्योंकि पारा और ग्लास के मध्य एडहेशन फोर्स क्या है, कम है, एक भी नहीं सटा, आकर्षण ही नहीं हुआ। जबकि इसके मध्य क्या है आपका, पारा, जबकि ये सट गया है, यानी वाटर और ग्लास के मध्य आकर्षण बल लगा है तो सटा हुआ है। तो एडहेशन फोर्स वाटर ग्लास और पारा ग्लास में क्या होगा, वाटर का ग्लास का एडहेशन फोर्स दोनों का अधिक होगा। ठीक है, लेकिन कोहेजन फोर्स देखिए, वाटर का और वाटर का, पारे का और पारे का, इन दोनों के मध्य कौन सा फोर्स लगेगा, तो आप कहेंगे सर कोहेजन फोर्स लगेगा। क्या कहेंगे आप, सर कोहेजन फोर्स लगेगा। लेकिन किसका कोहेजन फोर्स अधिक है ना, किसका अधिक होगा, इसमें पारे का कोहेजन फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। क्यों, क्योंकि अभी देखें पारा एक भी सटा नहीं है, यानी उसके अंदर एडहेशन फोर्स कम है। तो यानी वो अपने में ही क्या होता है, कण बंधे रहते हैं, है ना, अपने में ही आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, इसलिए दूसरे से नहीं चिपकते हैं, अपने में ही बंधे रहते हैं, है ना। तो पारे का आकर्षण बल एडहेसिव कोहेसिव फोर्स अधिक होगा, किससे, पानी से। ठीक है, इतना समझ आया, आगे बढ़ें। अगला टॉपिक है मेरा, अगला टॉपिक है विस्कोसिटी। अब समझिएगा, विस्कोसिटी अच्छा टॉपिक है। अब विस्कोसिटी क्या होता है, अब जब पानी क्या होगा, जैसे नहर में ले लीजिए, नहर देख लीजिए, नहर में पानी जब बहता है, जो लोग देखे होंगे उसको पता होगा, जो लोग नहीं देखे होंगे वो हम बताएंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा। नहर में क्या देखेंगे कि जो पानी का फ्लो कर रहा है ना, वो जो नहर है, नहर के जो सबसे ऊपर है, टॉप है, वो बहुत तेज़ी से बहता है, जबकि नहर के नीचे वाला पार्ट क्या रहता है, धीरे धीरे बहता है। जैसे कि कोई भी आप नहर है, नहर जो बह रहा है, कुछ भी नदी नहर जो भी बह रहा है ना,
उसमें आप कलर डाल दीजिए। तो कलर डालते ही जैसे कलर नीचे जाएगा ना, आप क्या देखेंगे कि ऊपर वाला कलर ऊपर जल्दी से चला गया और नीचे वाला कलर अभी धीरे धीरे जा रहा है ना, आपको ऐसे पता चल जाएगा। या फिर उसमें देखेंगे, देखते ही पता चल जाएगा नीचे के कण धीरे धीरे जाएंगे जबकि ऊपर वाले मटेरियल तेज़ी से जाते हैं ना। तो क्यों होता है, हम क्या है कि हाँ ये मान लेते हैं क्या है, पूरा भरा हुआ है, क्या ये पूरा पानी भरा हुआ है, तो ऐसा होता है ना, ये क्या है पूरा भरा हुआ है। तो अब क्या होता है कि इस पूरे पानी को है ना, ये ऊंचाई है, ये क्या है ऊंचाई, पानी का ऊंचाई है। तो इसको हम विभिन्न परतों का बना हुआ मान लेते हैं कि जो पानी की गहराई है ना, वो क्या है आपका विभिन्न परतों का बना हुआ है। क्या है आपका विभिन्न परतों का, है ना। ये जितने भी लाइन खींचे हैं वो क्या है पानी के परत है, पूरा परत ही परत मिल जाएगा, है ना। तो विभिन्न क्या करते हैं, पानी को विभिन्न लेयर का बना हुआ मान लेते हैं। उसके बाद जब पानी बहता है ना, तो ऊपर का क्या होता है, ऊपर का यानी ये परत है ना, ये सारे के सारे परत हैं। तो एक परत दूसरे परत को फिसलने नहीं देता है, उसको क्या करता है रोक के रखता है ना। जब पानी बहता है तो एक परत दूसरे को क्या करता है रोकता है ना। तो उसी गुण को क्या कहते हैं विस्कोसिटी, है ना। जब पानी से ऐसा लिखेंगे हम डेफिनेशन कि बहते हुए पानी को हम डिफरेंट यानी विभिन्न लेयर का बना हुआ मान सकते हैं। इस प्रकार जब पानी बहता है तो प्रत्येक लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को क्या करना चाहता है रोकना चाहता है, जिसके कारण पानी के ऊपर का वेग बढ़ जाता है ना, वेग बढ़ा हुआ दिखता है, बढ़ जाता है, और नीचे का वेग क्या रहता है धीरे धीरे कम होता जाता है ना। इसी गुण को क्या कहते हैं विस्कोसिटी, इसी गुण को क्या कहते हैं विस्कोसिटी। तथा जिस बल के कारण रुकता है उस बल को क्या कहते हैं विस्कोसिटी फोर्स, है ना। समझिएगा, उस बल को क्या कहेंगे विस्कोसिटी फोर्स। तो कैसे होगा देखिए, इसे हम कहते हैं नो स्लिप लेयर, यानी नीचे वाला लेयर ना वो फिसलता ही नहीं, ऐसा मान लेते हैं नो स्लिप लेयर। और जैसे ऊपर जाएंगे ऐसा त्रिभुज बन जाएगा, है ना। ऐसा क्या मिल जाएगा आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा। यानी ऊपर का वेलोसिटी देखिए, ऊपर का वेलोसिटी अधिक है, ऊपर का वेलोसिटी क्या है आपका अधिक है देखिए, और नीचे का वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे आएंगे वेलोसिटी क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी इन एकदम सटा हुआ जो एकदम नहर के ये मान लेते हैं, नहर का क्या है सरफेस है, नहर का मतलब कोई भी चीज़ है ना, कहीं भी नहर के सरफेस पे वेलोसिटी क्या मान लेते हैं 0, जबकि नहर के सबसे ऊपर वेलोसिटी क्या मान लेते हैं मैक्सिमम, है ना। तो क्या कहते हैं जिस बल के कारण एक परत दूसरे परत को बहने में विरोध करता है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी फोर्स। जो विस्कोसिटी फोर्स होता है वो एरिया का क्या होता है समानुपाती होता है। किस एरिया का, जितने भी परत हैं, है ना, ये सारे परत हैं, उस परत के जितना मोटा होगा उस दूसरे को क्या करेगा उतना ही रोकना चाहेगा, है ना। तो जितना अधिक एरिया उतना फोर्स अधिक रहेगा, है ना। ज़्यादा परत मोटा रहेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तथा समीकरण 1 हो जाएगा। तथा वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होता है समानुपाती। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है भाई, डी वी अपॉन डी वाई। कहने का मतलब कि दूरी यानी ऊंचाई के सापेक्ष वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है ना। देखिए ऊंचाई के सापेक्ष क्या होगा वेग में परिवर्तन होगा, उसे हम क्या कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। यानी वेग प्रवणता, क्या कहेंगे हम लोग वेग प्रवणता। यानी ऊंचाई के अनुसार वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं वेग प्रवणता कहते हैं, है ना। तो दोनों को क्या होता है समानुपाती होता है। समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल जाएगा एफ समानुपाती ए डी वी अपान डी वाई। समानुपाती हटाएंगे तो आपको मिलेगा म्यू डी वी अपान डी वाई इंटू ए, है ना। जहाँ एफ क्या है विस्कोसिटी मतलब होता है श्यानता, है ना, हिंदी नहीं लिखे, क्या होता है आपका श्यानता। तो आपका है श्यान बल, क्या है आपका श्यान बल। म्यू क्या है यही आपका है विस्कोसिटी, या फिर इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। यानी श्यानता इसे कहेंगे या फिर श्यानता गुणांक, है ना। ये क्या है परतों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेयर, है ना।
क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेयर, प्रत्येक लेयर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ, और डी वी अपान डी वाई क्या है, अभी बताए थे, वेग प्रवणता यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, ऊंचाई के सापेक्ष उसके वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है। अब समझिएगा हम क्या बोले थे कि बहते हुए पानी को हम विभिन्न, ये कहाँ यूज होगा, बहते हुए पानी में। ठीक है, बहते हुए पानी में हम पानी को विभिन्न परतों का बना हुआ मान सकते हैं तथा एक परत दूसरे परत को फिसलने में विरोध करता है। इस गुण को ही क्या कहते हैं हम लोग, श्यानता। तथा जो बल फिसलने के लिए रोकता है उसे कहते हैं हम लोग श्यान बल, विस्कोसिटी फोर्स। तथा श्यान बल एक तरह का क्या होता है, कर्तन बल होता है। श्यान फोर्स क्या होता है, एक तरह शियर फोर्स होता है। यही ना। अब देखिए यहाँ से कर्तन बल निकालना है तो क्या करेंगे, इसको बंद कर लीजिएगा, ए को इधर लाइए, एफ अपान ए इजकल टू म्यू डी वी अपान डी वाई है ना। अब बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, प्रतिबल होता है, म्यू डी वी अपान डी वाई। देखिए है ना, दिख तो रहा है ना। ठीक है, देखिएगा ए को क्या लेके चले नीचे है ना, ए को कहाँ लेके चले हैं, नीचे। अब म्यू डी वी अपन डी वाई अपने जगह है, तो बल बटा क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, प्रतिबल हो गया है। और म्यू डी वी अपन डी वाई है। और टाउ, कर्तन प्रतिबल को कैसे डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, टाउ से है ना। और लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा डिनोट करते हैं है ना। तो एक क्या है आपका श्यान बल, एक तरह का कौन सा बल होता है, कर्तन बल। इतना समझ आया है ना, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि कुछ इसके मात्रक मिलेंगे आपको, इन यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। क्या मिल जाएगा आपको, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यानी म्यू का मात्रक। म्यू इजकल टू, देखिए यह टाउ इजकल टू क्या मिला है, म्यू डी वी अपान डी वाई। टाउ क्या होता है, एफ अप है ना। म्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए म्यू इजकल टू टाउ इंटू डी वाई अपान डी वी, यही तो हो जाएगा। म्यू हमको निकालना ना, विस्कोसिटी यानी सानता का मात्रक म्यू, टाउ डी वी अपान नीचे आ जाएगा डी वाई। टाउ क्या है, प्रतिबल है, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है ना, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। वाई का मात्रक क्या होगा, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर है ना, डी वाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। जबकि वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड है ना, मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड है ना। एक क्या है आपका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या मिलेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। आप याद करिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, पास्कल। तो इसको हम लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड। तो सान्यता का मात्रक क्या होता है, पास्कल सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका एम के एस मात्रक देखना चाहें, एम के एस यूनिट है ना, एम के क्या देखना है हमको, एम के एस यूनिट। ज़्यादा तेज़ नहीं है ना, देखिए क्या है ना, हाइड्रोलिक्स में ये जो सबसे इजी पोर्शन होता है। बात है आप लोग बताइएगा समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग हैं ना पढ़ाते हम लोग को लगता है कि इजी पोर्शन है और सामने कोई है नहीं, मोबाइल से रिकॉर्ड करने में पता नहीं चलता है कि समझ आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है। तो आप काफ़ी दिनों बाद हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कितना समझ आया, कि हम अपना स्पीड स्लो करें है ना। क्लास में रहते हैं लड़के का चेहरा देखकर पता चल जाता है। मेरा चेहरा तो आप देख रहे हैं, आपका तो हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा, हमको पता है थोड़ा स्पीड में हो जा रहा है ना, डोंट वरी, अब नहीं होंगे। एम के एस यूनिट देखना है। एक क्या था आपका, एसआई यूनिट है ना। देखिए न्यूटन किसका मात्रक होता है, फोर्स का। ऐसा हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। फोर्स बराबर क्या होता है, एम में है ना। एम मतलब किलोग्राम, ए मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना। एन की जगह इतना रखना हमको, क्या, किलोग्राम। देखिएगा म्यू का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड है ना। हमको एम के एस निकालना है। अब न्यूटन की जगह हमको बल का मात्रक एम के एस रखना है, तो क्या रखेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद करिएगा, अभी भी मीटर नीचे है ना, मीटर स्क्वायर गुणे सेकेंड है ना। देखिए सेकेंड का स्क्वायर है। देखिए मीटर से मीटर कटेगा, सेकेंड से सेकेंड कटेगा, तो म्यू का मात्रक एम के एस मात्रक क्या हो जाएगा,
किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड, है ना, क्या मिल जाएगा, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। किलोग्राम एक मीटर बच रहा है और क्या बच रहा है, एक आपका सेकेंड बच रहा है, ठीक है। अब सीजीएस मात्रक क्या मिलेगा आपको, सीजीएस कुछ तो नहीं है सीजीएस में, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या मिलेगा भाई, सीजीएस क्या मिलेगा, ग्राम के जगह किलोग्राम के जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, सेकंड की जगह मिनट आ जाएगा, नहीं सेकंड की जगह सेकंड ही आएगा, ठीक है, सेकंड की जगह क्या आ जाएगा आपका, सेकंड आ जाएगा, मिनट नहीं आएगा। तो इतना समझ आया, कितना क्लास चल चुका। तो अरे ऊपर थोड़ा सा कट रहा है ना, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है, आगे बढ़ें, नोट कर लीजिएगा। आगे हमको पढ़ना है अगला टॉपिक क्या है, वेट मिनट देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्या पढ़ना हमको, क्या हेडिंग नाम है भाई, काइनेमेटिक, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है कि इसे म्यू से दिखाते हैं, न्यू, इसे कैसे दिखाते हैं हम लोग, न्यू से दिखाते हैं, विस्कोसिटी को हम दिखाते हैं म्यू ही है ना, ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका, इसे न्यू से दिखाते हैं तो श्यानता, है ना, या फिर श्यानता गुणांक करिए, श्यानता और द्रव और घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, निरपेक्ष, हाँ इसका हिंदी क्या मिलेगा आपका, निरपेक्ष श्यानता, है ना, या फिर पता नहीं, हिंदी स्टूडेंट जान लीजिए। क्या होता है आपका काइनेटिक विस्कोसिटी, है ना, तो काइनेटिक विस्कोसिटी को कैसे दिखाते हैं हम लोग, न्यू से। तो ऊपर हम क्या देखे थे, श्यानता और घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बस इतना ही है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। श्यानता की यूनिट क्या होता है, पास्कल इंटू सेकेंड। इसको यदि हम अच्छे से लिखे तो क्या मिलेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। म्यू का मात्रक अपान घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, यही तो होगा, है ना। अब इसको इधर करिए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड आ जाएगा, गुणे ए ऊपर चला जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना, और एक आ जाएगा आपका किलोग्राम, कटेगा कुछ तो क्या मिल जाएगा आपका, न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू किलोग्राम। लेकिन हमको किस में निकालना है, MKS में, किस में निकालना है, MKS। अब MKS में न्यूटन का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, आपका किलोग्राम का हो जाएगा, इंटू आपका मिल जाएगा यहाँ सेकेंड, नीचे हो जाएगा आपका किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कटेगा, इंटू सेकेंड, है ना, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, पास्कल सेकेंड, अच्छा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से करते हैं फिर से, क्या हो जाएगा, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऊपर सेकेंड है ना, गुणे मीटर के ऊपर चला जाएगा अपान किलोग्राम नीचे ही रहेगा। अब देखिए है ना, कुछ कटेगा, हाँ मीटर स्क्वायर से एक कटेगा। अब देखिए बचा आपका न्यूटन सेकेंड, देखिए तो यहाँ न्यूटन बचा, यहाँ सेकेंड बचा, यहाँ मीटर बचा, अपान किलोग्राम। अब न्यूटन को हम केएस में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, और ऊपर सेकेंड है ही और मीटर है ही और नीचे किलोग्राम है ही, किलोग्राम से किलोग्राम, ठीक है। तो सेकेंड से सेकेंड, तो MKS यूनिट क्या मिलेगा आपको, मीटर स्क्वायर, देखिए एक मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, MKS यूनिट क्या मिलेगा आपका, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब CGS निकालना आपके लिए आसान है। CGS क्या मिलेगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर रख दीजिए और सेकेंड की जगह सेकेंड ही रख दीजिए, है ना, क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। नोट करके लिखिएगा, नोट कि म्यू का
ठीक है, सिंपल हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका ग्राम, या फिर रहने देते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, वो कुछ खास नहीं था, वो आपके लिए लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना है ना। अब आपके इस चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक नहीं बच रहा है, आपके चैप्टर में टॉपिक बचेगा आपका सरफेस टेंशन और बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी, है ना। सरफेस टेंशन, बल्क मॉडुलस या कंप्रेसिबिलिटी जो हम बता रहे थे वो लिख लीजिए, ठीक है, नोट करके। देखिए काइनेमेटिक और विस्कोसिटी में ही आएगा, विस्कोसिटी में, किस में आएगा आपका विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी में ताप का, विस्कोसिटी पर ताप का प्रभाव, ठीक है, क्या आएगा, कहेगा विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी ताप और दाब से कैसे प्रभावित होता है लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। तो विस्कोसिटी पर ताप का प्रभाव, तो देखिए पहले लिक्विड का, किसका, लिक्विड का, लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी घट जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा, जब मान लीजिए पानी है, पानी को जब गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके कण क्या होते जाएंगे, दूर दूर होते जाते हैं। कण पास रहता है तभी तो आपको, जैसे जैसे जितना गाढ़ा रहेगा उतना ही उसको बहने नहीं देगा, है ना। तो उसको गर्म करेंगे तो कण क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आपस में दूर जाने लगेंगे, तो इससे उसकी श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसका, लिक्विड का। लेकिन गैस का, गैस का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब गैस में क्या होता है, गैस तो खुद दूर दूर रहता है, जब गैस को गर्म करते हैं ना तो उसकी मॉलिक्यूल क्या होता है, जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं और टकराने लगते हैं, पास पास आने लगते हैं, ठीक है। तो टकराने से क्या, टकराने के कारण उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टकराना ही तो है हमको, टकराने से नहीं जा पाएंगे। तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घट जाती है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लिक्विड का घट जाएगी, गैस का बढ़ जाएगी। दाब का प्रभाव, विस्कोसिटी पर दाब का क्या होगा, प्रभाव। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में जब प्रेशर बढ़ाएंगे, जब लिक्विड का प्रेशर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, विस्कोसिटी कुछ नहीं होगा। भाई जब जानते हैं लिक्विड दबता ही नहीं है, दबेगा नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। वही लिक्विड दब जाता है तो कहाँ पास पास आ जाते हैं, दबता ही नहीं है, तो दाब बढ़ाने पर द्रव में कुछ नहीं होता है। लेकिन गैस में जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो श्यानता क्या हो जाएगा, श्यानता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे भाई, जब गैस में प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, गैस में प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो कण और क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, जिससे क्या होने लगेगा, टकराने लगेंगे, है ना। तो सिंपल सा आपका समझ आ रहा है ना। गैस का विस्कोसिटी, दाब बढ़ाइए या फिर ताप बढ़ाइए, दोनों में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जबकि लिक्विड का ताप बढ़ाने पर घटेगा और दाब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस पर, विस्कोसिटी पर, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हुआ इतना टॉपिक। अगले का डेली हो सकता है कि रोज़ वीडियो आए आपका। आगे हम क्या पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, इतना टॉपिक बचा है आपका, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफ़ी दिनों बाद हो रहा है, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइएगा, हम थोड़ा स्पीड में हैं, ठीक है। और कोई है नहीं ना, लगता है सब समझ आ रहा है तो स्पीड हो जाते हैं, सॉरी, बताइएगा, हम अपना मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम जंप करेंगे, और घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम न्यूमेरिकल, अभी के लिए हम थोड़ा स्किप करेंगे न्यूमेरिकल को। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का इतना संख्या हो जाए, हम न्यूमेरिकल को कैसे लगाएं, लाइव में लगाएं, ठीक है। हम क्वेश्चन लिखें, आप लोग उसका तुरंत क्या करें, रिप्लाई करें, मेरा प्लान है, ठीक है। तो आप लोग संख्या बढ़ाइए, सेशन को जल्दी जल्दी शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जितने भी बचे रहेंगे एक एक टर्म आपका क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी देखिए थर्ड ईयर का हम क्लास है बहुत ज़बरदस्त चलाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर में ना संख्या है तो थोड़ा अंदर से एनर्जी जाता है। अभी सेकेंड ईयर में उतना संख्या नहीं तो उतना वैसे नहीं, क्लासेस ज़बरदस्त नहीं चले, एक एनर्जी होता है ना, एक अंदर से फीलिंग आती है, हाँ लड़के हैं, ज़्यादा पढ़ाना है। तो जैसे आप लोग जुड़ेंगे न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे, आप लोग याद करिएगा, ठीक है। चलिएगा, आज हम क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पता था, सरफेस टेंशन, है ना। क्या पढ़ना हमको, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, ठीक है। अब पृष्ठ तनाव क्या है समझिएगा, कुछ नहीं है, अपना एक बर्तन है,
कोई बर्तन है, उसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना, कुछ भी भरा हुआ है, लिक्विड है, पानी हम ले ले रहे हैं। मेरे लिए सबसे आसान क्या होता है, आपका पानी होता है। और समझिएगा ये लिक्विड भरा हुआ है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक लिक्विड क्यों रुका हुआ है, क्योंकि एक कण दूसरे कण में क्या है, आकर्षण बल द्वारा क्या होता है, बंधे होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, कोहेजिव फोर्स कहते हैं, है ना। एक ही मटेरियल के अलग अलग कण जब आपस में आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, कोहेजिव, है ना। तो कोहेजन आकर्षण बल यानी क्या है, संसंजन बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। जी समझिएगा एक पार्टिकल है तो इसको इधर के भी कण खींचेगा, इधर के भी कण, इधर के भी कण, इधर के भी, चारों तरफ के कण क्या किए हैं, खींचे हैं। ए पार्टिकल था, यहाँ आपका बी पार्टिकल है, इधर का भी कण खींचेगा चारों तरफ, ए भी उन लोग को खींचेगा, है ना, चारों तरफ के पार्टिकल कण खींचेंगे। ए बी पार्टिकल था, सी पार्टिकल क्या होगा आपका, चारों तरफ के कण क्या करेंगे, इसको खींच रहे हैं। बात को समझ रहे हैं। तो इस पार्टिकल ए बी और सी पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स मतलब क्या, उसको फोर्स नहीं लगा, लेकिन नेट फोर्स क्या हो गया, 0, वो कहीं नहीं जाने वाला, है ना। हमको आप इधर से 10 जैसे मेरा कोई हाथ पकड़ के 10 न्यूटन से खींचे तो हम क्या इधर चले जाएंगे, लेकिन एक आदमी 10 न्यूटन से इधर भी खींचे तो दूसरा आदमी इधर भी खींचे, है ना। तो 10 न्यूटन का दोनों तरफ खींचेंगे तो मेरे पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0, है ना, क्योंकि दोनों फोर्स का जगह बराबर जगह, ना इधर जाएंगे ना ही इधर जाएंगे। तो देखिए चारों तरफ से क्या लगा रहा है, उस पर फोर्स लगा खींचे हैं तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, एक कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, कहाँ देखना है आपको, डी वाले पर, क्या डी पर नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होता है। क्यों, देखिए डी पर यहाँ का कण, यहाँ का कण, यहाँ यानी इधर तो आपको खींच देंगे सब, लेकिन क्या ऊपर पार्टिकल है, नहीं है ना। तो क्या हाँ क्या है कि टॉप यानी सरफेस पे, है ना, सतह के ऊपर क्या है आपका, जो एकदम सतह पे जो पार्टिकल है उसके ऊपर आपका क्या है, कण नहीं है। कौन सा कण नहीं है, वाटर के, लेकिन एयर वगैरह तो है। तो यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स, है ना। नीचे सारे में कोहेजिव, क्योंकि एयर का पार्टिकल वायुमंडल में कण है, तो दो विभिन्न है ना, दो विभिन्न मटेरियल के पार्टिकल के मध्य एडहेसिव फोर्स लगता है। तो सबसे टॉप लेयर पे यानी सबसे सतह पे कौन सा फोर्स लगेगा, आसंजन बने एडहेसिव फोर्स, यानी ऊपर आपका नेट फोर्स डी पर इसको हम डी पार्टिकल ले रहे हैं, समझिएगा। यानी टॉप पर क्या होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो ऊपर का सरफेस है ना, एक तनी हुई झिल्ली के समान कार्य करेगा। ये नीचे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल है ना, इसके है ना, नेट फोर्स 0 नहीं है, इसकी वजह से पार्टिकल थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, तनी हुई झिल्ली के समान कार्य करेगा, ठीक है, तनी हुई लेयर के समान कार्य करेगा। तो इसी लिक्विड के टॉप पर तनी हुई झिल्ली पर एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। देखिए कितना आसान है, क्या कहते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव। कैसे लिखेंगे बताइए, लिखेंगे आप, जब कोई लिक्विड रखा हुआ रहता है तो लिक्विड के बीच में प्रत्येक कण एक दूसरे पर आकर्षण बल द्वारा, जिसे हम संसंजन बल कहते हैं, एक दूसरे पर आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे उसका नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। लेकिन लिक्विड के सबसे ऊपरी सतह पर एक एडहेसिव फोर्स लगता है, क्योंकि ऊपर का पार्टिकल अलग हो जाएगा, नीचे का पार्टिकल अलग हो जाएगा। एक एडहेसिव फोर्स काम करता है, जिसके टॉप सरफेस यानी सतह पर नेट फोर्स 0 नहीं होता है। इसके वजह से ऊपर की परत एक तनी हुई झिल्ली के समान कार्य करती है। अतः इस तनी हुई झिल्ली पर, लेयर पर प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव। कितना आसान है, कुछ नहीं है। मात्रक क्या मिल जाएगा इसका, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर। एक और मात्रक होता है भाई, फोर्स है नीचे मीटर है ना, यानी न्यूटन प्रति मीटर से गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों। तो देखिएगा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुण विस्थापन, तो हो जाएगा आपका वर्क अपान एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल। अब देखिए ये तो हम एकांक लंबाई पर देख रहे थे ना, तो एकांक क्षेत्रफल के पर किया गया कार्य को क्या कहेंगे हम लोग, या इसको एनर्जी भी लिख सकते हैं ना, एनर्जी।
एकांक क्षेत्रफल के एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव कहेंगे, है ना। तो दोनों मात्रक होते हैं आपका एनर्जी अपान एरिया, है ना। तो यानी जूल अपान एरिया हो जाएगा मात्रक, जूल अपान एरिया, ठीक है। तो जूल अपान एरिया भी मात्रक में देता है और न्यूटन प्रति मीटर भी देता है ना, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो समझ आया पृष्ठ तनाव कुछ नहीं है, आप खुद समझ आ रहा होगा। ऊपर नेट फोर्स नहीं है तो एक काम कर देगा, नीचे एक लेयर बना देगा तो थोड़ा सा नीचे तना हुआ दिखेगा। डन, आगे बढ़े। हाँ, अब हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हाँ, केशिकत्व, केशिकत्व है ना, कैपिलरी, कैपिलरी, इंग्लिश देख लीजिएगा स्पेलिंग, कैपिलरिटी ऐसा होगा, यानी केशिकत्व पढ़ना है। अब केशिकत्व भी नहीं है, क्या है, जब कोई किसी बर्तन, किसी द्रव से भरे बर्तन में पतली व्यास की नली डालते हैं, जब किसी द्रव से भरे बर्तन में पतली व्यास की नली डालते हैं तो नली में द्रव का तल सामान्य तल, यानी ये आपका सामान्य तल है, सामान्य तल से या तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे गिर जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं कैपिलरिटी, क्या कहते हैं, कैपिलरी, है ना, यानी केशिकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, केशिकत्व, समझ आ रहा है। फिर द्रव से भरे बर्तन में जब पतली नली डालते हैं तो नली में द्रव का तल सामान्य जल तल से या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। इस गुण को क्या कहेंगे हम लोग, कैपिलरी, यानी केशिकत्व, हो गया। व्यास कितना रहेगा आपका, 6 mm से कम रहेगा, है ना, लेस देन 6 mm, लेस देन 6 mm, 6 mm से अधिक कर देंगे तो वो आपका उसमें प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है ना। एकदम बहुत ऐसा नहीं है कि आप एक द्रव से बड़ा ले लीजिए, जिसमें पाइप ही डाल दीजिए, कहिए उठा ही नहीं, ऐसा नहीं उठता। और हम इतना दिखाएं, इतना उठता भी नहीं है, कितना उठेगा, ठीक है। ये आपका बर्तन है, नली डालेंगे ना तो इतना उठ जाए वही ज़्यादा, है ना, बहुत ही कम उठता है। तो पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कितना उठ रहा है, ठीक है, तो बहुत ही कम उठता है ना, बहुत ही कम, आप समझ सकते हैं। अब समझिएगा, समझ, इस गुण को क्या कहते हैं, क्या हम बोले हैं कि द्रव से भरे किसी बर्तन में जब किसी पतली व्यास वाली नली को डुबाते हैं तो नली में द्रव का तल सामान्य जल तल से या तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे गिर जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। रिएक्शन को कैपिलरी, व्यास कम से कम होना चाहिए 6 mm। अब समझिएगा, ये जो उठा है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना होता है। डायरेक्ट आपको फार्मूला, कितना गिरा है या फिर कितना ऊंचा उठा है। इसके पहले हम एक टर्म ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करना है, एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल, यानी स्पर्श कोण। क्या ज्ञात करना हमको, स्पर्श कोण, यानी कॉन्टैक्ट एंगल, स्पर्श हम कोण ज्ञात करेंगे। ये समझिएगा, द्रव का तल किस में ऊपर चढ़ता है, द्रव का तल किस में ऊपर चढ़ता है, इसको पहले बता लेते हैं। द्रव का तल देखिएगा, ये आपका वाटर है, यानी वाटर में केशिका नली में, है ना, इसे केशिका नली कहते हैं, केश नली, है ना। तो वाटर में यदि केश नली डालेंगे तो द्रव तल का, यानी नली में द्रव का तल ऊपर उठ जाता है तथा कनकेव, यानी अवतल की तरह बनाता है। देखिए ऊपर कैसे बना है, अवतल। जबकि पारा में केश नली डालते हैं तो केश नली में पारा का तल नीचे गिर जाता है तथा कन्वेक्स बनाता है ना, यानी उत्तल की तरह बनाता है। आप लोग फिजिक्स में इसको पढ़े होंगे। तो एक क्या हो गया आपका कनकेव, है ना, यानी अवतल। एक क्या हो गया आपका कन्वेक्स, यानी उत्तल। तो पानी क्या होता है, चढ़ जाता है, पारा क्या होता है, गिर जाता है। क्यों चढ़ता है, आप याद करिए हम क्या बताए थे आपको। एक होता है आपका एडहेसिव फोर्स, एक होता है आपका कोहेसिव फोर्स। तो वाटर का कौन सा फोर्स अधिक होता है, वाटर में क्या होता है आपका शीशे से चिपकने का गुण होता है, यानी वाटर का एडहेसिव फोर्स क्या होता है, अधिक होता है। किसका, वाटर का। एडहेसिव फोर्स अधिक का मतलब दो विभिन्न मटेरियल के, ना, डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, यानी ये क्या करता है ना, इससे आकर्षण बल करता है, यानी चिपकता है किससे आपका नली से। तो थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है ना। इसीलिए क्या होता है, देखिएगा जल था, चिपकेगा, है ना, चिपकेगा, थोड़ा सा चिपकते थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है ना। तो देखिए बीच में तो नहीं चिपका, लेकिन किनारे पर चिपकने की वजह से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। किनारे पर ही तो आपका चारों तरफ कैसे मिलेगा आपको,
है ना, हम तो बना भी नहीं पाएंगे। चारों तरफ क्या हो जाएगा, यानी नली के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि पानी क्या होता है, एडहेसिव फोर्स अधिक होता है, जबकि पारे का हो जाएगा एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। तो पारे का कोहेसिव फोर्स अपने में ही बांध के रखता है, तो पारा तो अपने में ही बांध के रखेगा। तो देखिए वो क्या चिपका है वो ग्लास से चिपका है, किस नली से चिपका है, नहीं चिपका है। देखिए यदि वो चिपकता तो देखिए ऐसे चिपकता था, वो क्या हो गया, आपस में ही बंधना चाहा है, वो आपस में पैक होना चाहा है, क्या होना चाहिए, आपस में पैक होना चाहिए। इसीलिए देखिए इस तरह हो गया, है ना। क्या क्या बना लिया आपका, उत्तर की तरह, कन्वेक्स की तरह। बात को समझ रहे हैं। ये चिपकने के कारण थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और थोड़ा सा इस तरह हो जाता है, और ये अपने में ही होता है तो क्या होता है, गोल कर लेता है ना, अपने में ही होना चाहेगा। तो पारे का कोहेसिव फोर्स अधिक होता है, वाटर का एडहेसिव फोर्स अधिक होता है, हम जान चुके हैं। होता है आपका कंटेक्ट एंगल, क्या होता है मेरा, कंटेक्ट एंगल। अब कंटेक्ट एंगल यानी स्पर्श कोण, स्पर्श कोण, है ना, क्या ऊपर नाम को स्पर्श कोण। अब स्पर्श कोण क्या होता है समझिएगा, द्रव और सॉलिड के, देखिएगा, द्रव और सॉलिड के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इतना पहले बताते हैं, इसमें बताते हैं, ठीक है। द्रव और सॉलिड के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए संपर्क बिंदु ये है ना, स्पर्श रेखा आप खींच दीजिए, देखिए संपर्क बिंदु ये है, स्पर्श रेखा खींच दीजिए, है ना। तो द्रव और सॉलिड के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सॉलिड से जो एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंटेक्ट एंगल। क्या कहेंगे, कंटेक्ट एंगल, है ना, क्या कहेंगे, कंटेक्ट एंगल, है ना। सॉलिड से जो एंगल बनाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, कंटेक्ट एंगल। तो यदि एडहेसिव फोर्स अधिक होगा कोहेसिव फोर्स से, यदि एडहेसिव फोर्स अधिक होगा कोहेसिव फोर्स से, तो कंटेक्ट एंगल कितने का बनेगा, लेस देन 90, है ना, 90 अंश से कम। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ क्या, एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से अधिक है, तो कंटेक्ट एंगल कितना बना है, 90 अंश से कम बना है ना। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, वाटर। क्या एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, वाटर। वाटर का क्या होता है, लेस देन कंटेक्ट एंगल, स्पर्श कोण 90 अंश से कम बनता है। इसे हम कहते हैं, इस यदि 90 अंश से कम कोण बनेगा तो हम कहेंगे एक्यूट एंगल। चलिए जान दीजिए, आपको जाना नहीं है, क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 90, है ना। अब समझिएगा, यदि कोहेसिव फोर्स अधिक हो जाए एडहेसिव फोर्स से, तो कंटेक्ट एंगल कितने का बन जाएगा, कंटेक्ट एंगल कितने का बनेगा, ग्रेटर देन 90, है ना। जैसे कि पारा का सिंबल लिख देते हैं, HG, कौन मरकरी लिखने जाए, स्पेलिंग भी नहीं आता हमको, है ना। क्या मिल जाएगा आपका, पारा। देखिए यहाँ कंटेक्ट एंगल यहाँ ज़्यादा 90 से अधिक हो गया, तो एडहेसिव फोर्स, सॉरी एक क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स अधिक हो जाएगा एडहेसिव फोर्स से, तो कंटेक्ट एंगल क्या मिलेगा, 90 से अधिक। लेकिन क्या मिलेगा, क्या किसी का कंटेक्ट एंगल 0 हो सकता है, क्या किसी का कंटेक्ट एंगल 0 हो सकता है, तो क्या होगा आपका, हो सकता है। किसका होगा आपका, चांदी का। चांदी का कंटेक्ट एंगल क्या होगा, 0, यानी वो एंगल नहीं बनाएगा। जब चांदी में, है ना, जब क्या आपका चांदी में केसनली डालेंगे तो चांदी का द्रव तल न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, वो जाता ही नहीं, न ऊपर जाएगा न ही नीचे जाएगा, ठीक है, न ही कोई एंगल बनाएगा। जब ऊपर नीचे जाएगा नहीं तो इस तरह कनकेव कन्वेक्स होगा नहीं, तो एंगल बनेगा नहीं, तो न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, न कोई एंगल बनाएगा। किसका, आपका चांदी का, ठीक है। तो इतना नोट करिए। चलिए, और ये थोड़ा एक लोग आ गए थे, ठीक है ना। अब क्या पढ़ना हमको, हाँ, अरे इस बार भी ऊंचाई देखना था कि कितना ऊंचा उठ रहा है ना। एक क्या था आपका, बर्तन था, बर्तन में केसनली डाले थे, है ना। बर्तन में क्या डाले थे हम, केसनली, तो ऊपर चढ़ा था पानी, है ना, इतना ऊपर चढ़ा। और बर्तन में क्या डाले थे हम, पारा वाले बर्तन में केसनली, तो नीचे गिर गया था। तो कितना नीचे गिरा और कितना ऊंचा गिरा, है ना, क्योंकि हम कंटेक्ट एंगल पढ़ चुके हैं, थीटा जान गए हैं, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यह जो ऊंचाई कितना होता है, 4 सिग्मा cos थीटा अपान रो जी डी, है ना, 4 सिग्मा cos थीटा अपान रो जी डी।
मेरे लास्ट सिग्मा क्या है अब चीज़, सिग्मा क्या है आपका, पृष्ठ तनाव, क्या है आपका, पृष्ठ तनाव। थीटा क्या है, स्पर्श कोण। 4 क्या है, अंक। रो क्या है, डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी, मास डेंसिटी। जी है ना, गुरुत्वीय त्वरण है, इसको क्या लिखना है, जी गुरुत्वीय त्वरण। डी क्या है आपका, डायाफ कैपिलरी ट्यूब है ना, केस नली हम लिख दे रहे हैं, कैपिलरी में हमको स्पेलिंग नहीं आता है, क्या हो जाएगा आपका, केस नली। यही केस नली का क्या है आपका, व्यास। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब अगला क्या है मेरा, केस नली, एक केशिकात और श्यानता में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का एक ही तरह नाम लगता है, श्यानता केशिकात। ठीक है, श्यानता क्या करता है, एक लेयर दूसरे लेयर के फिसलने में क्या करता है, विरोध करता है। अगला देखते हैं, अगला है संपीड्यता, यानी कंप्रेसिबिलिटी। क्या है आपका, संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। तो देखिए इसके नाम में ही है, ऑफलाइन कोचिंग में ना बहुत तेज बोलते हैं, ठीक है, रूम में ना समझिएगा। संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ है, कंप्रेसिबिलिटी को हम देखेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस और एबिलिटी, यानी जिसमें दबने का गुण हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, यानी एबिलिटी टू कंप्रेस, लिखा है ना, कंप्रेसिबिलिटी यानी एबिलिटी टू कंप्रेस, यानी जिसमें दबने का गुण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका कि यदि किसी बर्तन में रखे, सिंपल हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, यदि किसी बर्तन में रखे द्रव पर बाँह भार लगाने पर या फिर बाँह बल लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता। अगर आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल यानी असंपीड्य, है ना, लेकिन क्या है, कंप्रेसिबल है तो संपीड्य। यदि किसी बर्तन में रखे द्रव पर बाँह बल लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है तो द्रव के इस गुण को क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, इसे सी से दिखाते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस एसओ में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी सी इक्वल टू 1/k। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस है ना, क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, है ना, ऐसा सिंपल समझ लीजिए। लेकिन ये अपने आप में ना, बल्क मॉडुलस अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, हम बता दे रहे हैं, बल्क मॉडुलस अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, हम आपको सिंपल समझने के लिए बता रहे हैं। चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन प्रेशर, नीचे भी लिख दिए क्या, चेंज इन क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम, है ना, या फिर वॉल्यूम स्ट्रेन कह देंगे, बात एक ही हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, है ना। इसका ओरिजिनल में क्या होता है, चलिए आप लोग एसओ में पढ़े ही होंगे बल्क मॉडुलस। ठीक है, इसमें जानना भी नहीं बल्क मॉडुलस क्या है, बस इतना जानना है कंप्रेसिबिलिटी किसके विलोमानुपाती होता है, बल्क मॉडुलस पे। बल्क मॉडुलस बढ़ेगा, कंप्रेसिबिलिटी घटेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, है ना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, व्हाट्सएप है, कोई दिक्कत हो तो मैसेज करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि 5th सेमेस्टर का देखे होंगे आप लोग, हम कभी कभी लाइव आके क्लास लेते हैं हम, तो आप लोगों का भी हम कंटेंट अच्छा देंगे। ठीक है, अभी हम रूम में हैं, अब जहाँ हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं वहाँ से वीडियो बनाएंगे, ज़बरदस्त बनेगा। रूम से ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकते ना, अगल बगल लोग समझेंगे पागल है, रात को बोल रहा है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे आपका। ठीक है, तो इसके लिए इसमें आपका कुछ टॉपिक नहीं बच रहा है, हम थ्योरी सब खत्म कर दिए। क्या बच रहा है, बस आपका न्यूमेरिकल बच रहा है। तो देखिए, न्यूमेरिकल किसी भी सब्जेक्ट का हो, यदि आप हमसे जुड़े हैं तो न्यूमेरिकल का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल या स्वयं हो, न्यूमेरिकल हाइड्रोलिक्स हो, न्यूमेरिकल ड्राइंग में तो न्यूमेरिकल होता ही नहीं है ना। आप आगे जाएंगे अगले सेमेस्टर में तो एक सब्जेक्ट मिलेगा आरसीसी, और आरसीसी खून चूसने वाला सब्जेक्ट है। स्टील मिलेगा, एस्टीमेट मिलेगा, सॉइल मैकेनिक्स मिलेगा, जितने भी आपके मिलेंगे, एक न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा कि हम ना कराएं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, हम आपको वो कंटेंट देंगे जो आप सोचे भी नहीं थे। ठीक है ना।
तो रहने दे आज के लिए। थैंक यू सो मच।